नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल हैं। आज हम सुनेंगे कहानी मुट्ठी भर खुशी, जिसे लिखा है पुष्पा सक्सेना जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानी सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी और पापा में आज सुबह से फिर ठन गई है। दोनों का अहम हमेशा आड़े आ जाता है। पापा फिर रजनी आंटी के घर 5 दिन रह कर आए हैं। पापा का आक्रोश भरा स्वर जोर से सुनाई पड़ रहा है। जाऊंगा, 1000 बार जाऊंगा। मैंने कोई पाप नहीं किया है। मेरे अपने हैं वो लोग। यहाँ तो औरों को गले लगाया जा रहा है। जब से पापा आए हैं, मम्मी आहत है। विवाह के 15 वर्षों के बाद भी उनकी स्थिति में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया है। रजनी आंटी ने मम्मी का 1000 बार अपमान किया है। जानबूझकर मम्मी की उपेक्षा की है। हमें हमें भी तिरस्कृत किया गया है। मम्मी की उपेक्षा और अपमान एक बार खुद पापा ने भी महसूस किया था, और उसे महसूस करने के बाद पापा ने कहा था, ठीक है, अब से मैं रजनी से कोई नाता नहीं रखूंगा। कितनी ढेर सारी खुशी और आश्वस्ति मम्मी के मुख पर छलक आई थी। पूरे दिन उमगती गीत गुनगुनाती रही थी। पर उस आश्वासन के बाद भी पापा क्यों रजनी आंटी के पास जाते रहे? पापा ने अपनी प्रॉमिस क्यों तोड़ी? उनके वहां जाने से मम्मी का मुख कुम्हला गया। कितनी असहाय सी दिखने लगी है मम्मी। मम्मी के बेडरूम से उनकी सिसकियां सुनाई पड़ रही हैं। भयभीत रेखा जाग कर भी बिस्तर में दुबकी पड़ी है। नन्ही सी रेखा मुझ पर कितनी निर्भर हो गई है। मम्मी को अपनी नौकरी और ढेर सारी समस्याओं से फुर्सत कहाँ मिल पाती है। हम दोनों, मैं और मम्मी, स्कूल, घर बाहर ना जाने कहाँ कहाँ की और कितनी बातें कर डालते हैं। कभी हम दोनों की बातों में से रेखा की बातों के कुछ अंश अगर मम्मी की पकड़ में आ जाते हैं तो उन्हें कितना आश्चर्य होता है। नन्ही सी रेखा इतनी सारी ढेर सारी बातें कैसे कर लेती है। हम दोनों ने मिलकर मम्मी को कितने अच्छे ढंग से एनालाइज किया है। मम्मी ना जाने क्यों कुछ एक हीन ग्रंथियों से ग्रसित हैं। उनमें से एक सर्वोपरि है कि मम्मी को खूब महत्व मिले, लेकिन शायद पापा से मिली उपेक्षा ने इस ग्रंथि को और भी दृढ़ कर दिया है। मम्मी हमेशा कहती हैं, पापा ने व्यर्थ ही विवाह किया है, उन्हें पत्नी की आवश्यकता ही नहीं थी। मम्मी के अनुसार पापा पर रजनी आंटी इस तरह हावी रही कि उन्होंने हर बात में मम्मी को रजनी आंटी से ही तोला है। कई बातों में मम्मी रजनी आंटी पर भारी पड़ती थी, लेकिन पापा तो पापा, उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मम्मी बताती हैं, बाबा भी सदैव दादी के प्रति अवहेलना का व्यवहार ही रखते थे। इसी बात के लिए पापा अपने बाबा के प्रति कभी सदय नहीं हो सके। फिर भी पापा ने अपने जीवन में वही भूल दोहराई है। लेकिन चाचा, ताऊ, इन लोगों ने शायद अपनी पत्नियों की आवश्यकता को अधिक महत्व दिया। पर मम्मी तो उस आदर और स्नेह से हमेशा ही वंचित रही। मम्मी पापा जब खुश रहते हैं घर स्वर्ग लगता है, पर कांच कब चटक जाए इसका भय हमेशा मुझ पर और रेखा पर हावी रहता है। छुट्टियों में मम्मी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाना चाहा था, लेकिन मैं खुद ही टाल गई। कारण जान मम्मी का मुख घने अवसाद से काला पड़ गया था। मैंने कहा, वहां जाकर भी अगर तुम्हारा और पापा का झगड़ा हो गया तो? और अगर क्या, झगड़ा तो होगा ही। उस समय उदास मम्मी पर कितना तरस आया था, मानो हमने भी उन्हें ही अपराधी करार दे दिया है। पापा की उपेक्षा का जहर मम्मी पीती रही हैं और साथ कहती भी रही हैं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। मम्मी अपना अतीत, अपना सब कुछ छोड़कर पापा को चाहती थी, पर पापा, वो क्यों हमेशा मम्मी की पकड़ से बाहर ही रहे। ना जाने कितनी बार मम्मी हमारे सामने रो पड़ी। इन्हें मैं कभी ना पा सकूंगी, अपना सब कुछ देकर भी ना पा सकी। एकदम अकेली रह गई हूं मैं। मम्मी ने जब भी पापा के अन्याय का विरोध करना चाहा, पापा ने मम्मी से बात करना ही बंद कर दिया।
पापा का तिरस्कार मम्मी के रक्त में बहता है। मम्मी दिल से बहुत उदार है। कोई जरा सा भी उनके लिए करे तो मम्मी अपने प्राण देने को तत्पर हो जाती है। पापा भी बहुत उदार हैं, पर ना जाने क्यों मम्मी के प्रति पापा सदैव अनुदार रहे हैं। मम्मी को पापा का न्याय नहीं मिल सका। मम्मी कोएड कॉलेज में पढ़ती थी। अपने समय की बेहद स्मार्ट और मेधावी छात्रा थी। रजनी आंटी ने मम्मी को देखते ही पापा से कहा था, बहुत तेज है, तुम्हें तो बेच खाएगी। तनिक इतराकर और हल्की मुस्कान लाकर कुछ और भी जोड़ दिया था। बोली, वह तो हम ही थे, इस आसानी से तुम्हारे बहकावे में आ गए। ये तो पूरी घाघ दिखती है। शादी के बाद देखना तुम्हारा क्या हाल करेगी। शायद उसी दिन पापा ने गांठ बांध ली थी कि मम्मी को अंगूठे तले धरकर रजनी आंटी को अपने पुरुषत्व से परिचित करा देंगे। विवाह के बाद घर में सबको मक्खन ब्रेड मिलती, पर मम्मी उन्हें तो रात की बासी रोटी अचार के साथ दी जाती। दादी बहुत चतुर थी, उन्हें पापा का रुख पता लग गया था। माँ के घर में मम्मी ने कभी भी बासी रोटी चखी तक ना थी। ना जाने कितने आंसुओं के साथ बासी रोटी गले के नीचे उतारती थी मम्मी। एक बार मम्मी की तबीयत खराब थी। स्थिति की गंभीरता देखकर डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया था। पूरा दिन उनका उपवास में ही बीता था। मम्मी संध्या को पापा के पहुंचने की राह तक रही थी। संध्या को पापा के स्थान पर उन्हें लाने के लिए पापा का चपरासी पहुंचा था। घर पहुंच पता चला कि रजनी आंटी कुछ अस्वस्थ थी, अतः पापा उन्हें अपनी कार से शहर के किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ले गए थे। पता नहीं उस दिन मम्मी अपने आप को समाप्त क्यों न कर सकी थी। कर्तव्य पालन की भावना मम्मी में कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने ऊपर खर्च उन्हें अपव्यय प्रतीत होता था। रिक्शे के पैसे व्यर्थ न जाएं, ऐसी भावना से स्कूल पैदल ही जाती थी। मेरे जन्म के बाद मम्मी को भूखे रहना पड़ता था। बच्ची है, स्कूल में भूख लगती है। मम्मी पापा से भयावश यह भी नहीं कह पाती थी कि उन्हें मेरा पेट तो भरना था। बासी रोटी खा पूरे दिन भूखी रह शिशु का पेट कैसे भर सकेंगी। मम्मी को अपना वेतन तक अपने पास रखने का अधिकार नहीं था। एक बार साहस कर अपने वेतन में से 50 रुपए धर। मम्मी अपना वेतन नहीं देगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। सचमुच मम्मी सबके लिए सिर्फ पैसा कमाने की मशीन ही रही। उनके लिए कब किसने सोचा था। रेखा के जन्म के समय डॉक्टर ने मम्मी को पूर्ण विश्राम के निर्देश दिए थे। इसके पूर्व मम्मी पहले भी कई बार अस्वस्थ हो चुकी थी, अतः डॉक्टर ने पूरी निर्वाह की कड़ी चेतावनी दे रखी थी। उधर चाचा का विवाह तय कर दिया गया। पापा के पास दादी का ऑर्डर आ गया, रुपए लेकर फौरन पहुंच जाओ। मम्मी का पूरा वेतन पापा ले गए थे। पैसे देती मम्मी के मुंह से अचानक ही निकल गया था, लड़के के विवाह में पूरा पैसा दे रहे हो, कल को अगर मेरे ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो। मम्मी अभी अपनी बात पूरी भी ना कर सकी थी कि पापा दहाड़ उठे थे। भयभीत मैं मम्मी के सीने में सिर छुपाकर रो पड़ी थी। मम्मी की इच्छा के विरुद्ध पापा मुझे भी चाचा की शादी में ले गए थे। मम्मी का कातर चेहरा मुझे टुकुर टुकुर ताकता रह गया था। अगर मम्मी का किसी को ख्याल होता तो क्या चाचा का विवाह 2-4 महीने को टाला नहीं जा सकता था। लेकिन मैं क्यों चली गई उनके साथ। अगर मेरे पीछे मम्मी को कुछ हो जाता तो। शादी की धूमधाम में मम्मी कहाँ थी। मम्मी होंगी भी कैसे। क्या एक क्षण को भी पापा सोच सके थे। विवाह में आई स्त्रियां जब अपने बच्चों को सजाती संवारती तो मेरा तो रोने का जी कर आता था। मम्मी की जब रजनी आंटी हंसी उड़ाती तो मैं गुस्से से भाग जाती। लेकिन पापा ने कब मेरे भागने या रजनी आंटी के मम्मी की हंसी उड़ाने पर ध्यान दिया। पता नहीं क्यों रजनी आंटी के साथ पापा इतने खुश क्यों रहते हैं। और गुस्सा तो मानो वह जानते ही नहीं थे। हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे मम्मी को नैतिक बल मिलता जा रहा था। अब वह दादी से भी उतना नहीं डरती थी। पहले मम्मी को यही डर लगता था कि कहीं पापा उनका परित्याग ना कर दें। पापा कई बार ऐसा कह चुके थे। पिछली बार ताऊ जी के यहाँ से लौटते समय जब पापा ने फिर से अलग रहने की बात दोहराई तो
तो मम्मा का मुंह कितना उतर गया था। मम्मी ने कभी भी पापा का विरोध करने का साहस ही नहीं किया, क्योंकि उनकी एक बहन परित्यक्ता का जीवन झेल रही थी। इसी दुर्बलता का पापा हमेशा फायदा उठाते और मम्मी के घर के इस अभिशाप की याद दिलाते रहते, और मम्मी वो हमेशा ही दबती रहती। पापा से इतनी उपेक्षा पाकर भी मम्मी अन्य लोगों के मध्य अपनी वाकपटुता, मुखर व्यक्तित्व के कारण बहुत लोकप्रिय हो जाती है। पापा के प्रति कई पुरुषों की आंखों में ईर्ष्या स्पष्ट झलकती है। स्वयं रजनी आंटी के पति मम्मी की प्रशंसा करते थकते नहीं है, लेकिन पापा पापा को मम्मी में वह सब क्यों नहीं दिखता जो और लोग देखते हैं। पापा का लखनऊ ट्रांसफर हो गया। इस बार मम्मा ने निर्णय लिया, जब तक मम्मी को वहां जॉब नहीं मिलती वह साथ में नहीं जाएंगी। पहली बार पापा के ट्रांसफर पर मम्मी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। आज तक उसके लिए उन्हें पछतावा है, लेकिन इस बार मम्मी ने अपना निर्णय स्वयं लिया है। निखिल अंकल ने पापा को किसी भी प्रकार की चिंता ना करने का पूर्ण आश्वासन दिया है। मम्मी के सबसे बड़े प्रशंसक है निखिल अंकल। पापा के जाने के बाद से निखिल अंकल का हमारे घर पर आना जाना बढ़ता ही जा रहा है। जब भी निखिल अंकल की गाड़ी आती है, मैं अपने कमरे का दरवाजा जोरों से बंद कर देती हूँ। कई बार मम्मी ने टोका भी है, पर न जाने क्यों उनके साथ मम्मी का हंसना मुझे असह्य हो जाता है। पापा की अनुपस्थिति में निखिल अंकल हमारे अभिभावक बनते जा रहे हैं। मेरी पढ़ाई में रुचि लेते हैं, पर उनकी बताई हर बात का ठीक उल्टा करना मानो मेरा उद्देश्य हो गया है। निखिल अंकल रोज रोज चले आते हैं। क्या एक दिन भी घर पर रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता? बार बार निखिल अंकल का फोन आता है। उन्हें क्या कोई और काम नहीं है? मम्मी की इतनी परवाह करने की आखिर उन्हें जरूरत ही क्या है? मम्मी की हर बात पर यूं मुग्ध होना क्या अच्छा लगता है? मम्मी के मुंह से निकली हर बात पूरी करना शायद उनके लिए ऑफिस के काम से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मम्मी क्यों छोटे मोटे कामों का दायित्व अंकल को देती हैं? क्या मैं वह सब काम नहीं कर सकती? मम्मी क्यों नहीं समझती किसी के एहसान तले दबकर उनका अहम कब तक जिंदा रह सकेगा। पिछली बार जब पापा लखनऊ से आए थे, निखिल अंकल को लेकर मम्मी और पापा में कुछ कटु बातें हुई थी। मम्मी कितना रोई थी। घर में जब तक पापा रहे तनाव बना रहा। निखिल अंकल पर कितना क्रोध आया था। यह सच है, पापा मम्मी के प्रति सदैव अनुदार रहे, पर पिता के रूप में हमारे लिए उनके हृदय में अगाध स्नेह है। पहली बार लगा पापा अंदर से टूट गए हैं। ऊपर से वह मम्मी को डांटते रहे, क्रोध करते रहे, पर स्वयं कहीं गहराई में वह बहुत आहत थे। क्या मम्मी ने अपनी उपेक्षा का प्रतिशोध लिया है? नहीं नहीं, मम्मी ऐसा नहीं कर सकती। शायद मम्मी अपनी जिस उपेक्षा के ठूंठ को वर्षों से पालती आई थी, निखिल अंकल के छलकते स्नेह ने उस ठूंठ को हरे भरे पत्तों से पुष्पित और पल्लवित कर दिया था। पापा की अनुपस्थिति में मम्मी का व्यक्तित्व कितना सहज हो उठा था। हर बात में अपनी बुद्धिमता, हाजिर जवाबी, परिहास से मम्मी हैरान कर देती थी। मम्मी के इस नए व्यक्तित्व से पापा सर्वथा अपरिचित ही क्यों रह गए? मम्मी निखिल अंकल के सामने कितनी छोटी सी, दुलराई जाने जैसी लड़की सी क्यों बनने लग जाती हैं? लेकिन पापा के सामने तो वह एकदम गंभीर प्रौढ़ा दिखती हैं। पिछले 2 दिनों से पापा मम्मी से बात नहीं कर रहे हैं। मम्मी कभी हमारे सामने रो रही हैं, तो कभी पापा की मनुहार कर रही हैं। मैं कोई निर्णय नहीं कर पा रही हूँ। एक मन कहता है मम्मी जिस आग में जीवन भर जली हैं, आज कुछ देर उसकी ज्वाला में पापा को भी दहकने दो। पर दूसरी ओर पापा के प्रति बहुत सहानुभूति हो रही थी। एक दिन पहले एक कहानी पढ़ी थी। पति पत्नी और 2 बच्चों का सुखी परिवार था। पति ट्रांसफर पर दूसरे शहर चला गया था। बच्चों की पढ़ाई के कारण पत्नी उसी शहर में रह गई थी। पति के घर आने के दिन पत्नी और बच्चे दरवाजे पर प्रतीक्षा में दृष्टि निबद्ध किए रहते। हर आहट पर कान सतर्क हो जाते। धीरे धीरे प्रतीक्षा में उत्सुकता के स्थान पर उदासीनता आती गई। पत्नी को शायद प्रेमी मिल गया था, और बच्चे बच्चे तो अपने में मस्त हो गए थे। ना जाने
क्यों यह कहानी पढ़ते ही मैं भयभीत हो गई थी। कहानी सुन मम्मी उपेक्षा से हंस दी थी। पर क्या मम्मी अब भी पापा की उतनी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा करती है? हर झगड़े में पापा मम्मी पर सदैव हावी रहे हैं। सदा अपने प्रति किए गए अन्याय की दुहाई देने वाली मम्मी इस बार ना जाने क्यों मौन है। पापा की हर बात में निखिल अंकल को लेकर तीखे व्यंग्य हैं। निखिल अंकल का घर आना एकदम बंद हो गया है। मम्मी से पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिला। पापा ने निखिल अंकल के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उससे मन गहरी विरक्ति से भर गया है। पापा की अनुपस्थिति में हमारी बीमारी कठिनाइयों में अंकल ने जो कुछ किया है वह यूं आसानी से अस्वीकार कर पाना मम्मी के लिए कठिन है। मम्मी क्यों अंकल पर इतनी निर्भर हो गई थी? परीक्षाएं सिर पर आ पहुंची हैं। मन इस तरह उलझा है कि ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है। मम्मी क्यों इतनी भावुक, इतनी कल्पनाशील है? क्यों उन्होंने ढेर सारे सपने देखे थे? जीवन की वास्तविकता झेलने के लिए काश मम्मी व्यवहारिक बन पाती। मम्मी हमसे कहती हैं, सेंटिमेंटल होना मूर्खता है। किसी को भी आवश्यकता से अधिक अपनत्व देना या लेना दोनों ही मूर्खता है। फिर मम्मी अपने जीवन में यही गलती क्यों करती रही? मम्मी शायद चुप हो गई हैं। पापा रामू को चाय लाने को पुकार रही हैं। बेडरूम से निकलकर मम्मी किचन में गई हैं। कुछ भी होने पर मम्मी पापा की पसंद, उनकी आवश्यकता कभी नहीं भूलती। हो सकता है कि शायद दोपहर तक पापा और मम्मी में संधि भी हो जाए और जब तक दोपहर में स्कूल से हम वापस लौटेंगे मम्मी खिले मुख से हमें बताएंगी पापा ने अपनी गलती मान ली है और अब वह रजनी आंटी के घर कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने इस बार वादा भी किया है। बस इसी छोटी सी खुशी को मुट्ठी में दबाई मम्मी खुश मन से शाम को पिक्चर और रात में बाहर डिनर का प्रोग्राम बना डालेंगी। हम सब अत्यंत उत्साह से एक अत्यंत सुखी परिवार के रूप में बाहर जाएंगे। पर मम्मी पापा नहीं जानते कि रेखा और मेरा हृदय धड़कता रहता है। ना जाने कब फिर से कांच चटक जाए, ना जाने किस पल यह सुख स्वप्न टूट जाए और हम दोनों सहमे लिपटे फिर कभी मुट्ठी भर खुशी की प्रतीक्षा में अपने कमरे में दुबक जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद।